हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। जो हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है उसके तहत ही हमारा अप्रैल का पार्ट 2 होने वाला है और सभी की पीडीएफ मैं समझ पा रहा हूं कि आपको आसानी से मिल रही होंगी। टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे सभी की पीडीएफ है। आइए बिना टाइम गवाए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में नवंबर 2021 में होगा? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या चीन? तो ये जो आयोजन होगा आपका, ये 2021 नवंबर में चीन में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देखते हैं और हमें क्या जानना है इसके बारे में। एशियाई युवा खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। ये एशियाई खेलों के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ठीक है, कौन सा? एशिया युवा खेल। किन खेलों के बाद? एशियाई खेलों के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक से पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर किसे चुना गया है? सेव द एनिमल्स, द स्मॉल ट्रिपलेट, कोंग या टेडीज़? तो जो 2022 के 19वें एशियाई खेल हैं, इनका शुभांकर चुना गया है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। यह शुभांकर को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने चुना है। ये तीनों कोंग, लियान और चेन नाम के चीन के 3 रोबोट हैं। इन्हें ही नाम दिया गया ट्रिपलेट। ठीक है, नहीं, यह आयोजन हांगजू चीन में होगा। ठीक है, ये एशियाई खेलों का जो आयोजन हो कहाँ पे होगा? हांगजू चीन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 24 साल, 25 साल, 26 साल या 27 साल? तो ये जो फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ा दी गई है, सभी फुटबॉलरों की बढ़ाकर 24 साल कर दी गई है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं। यह फैसला टोक्यो ओलंपिक के 1 साल बढ़ाने के कारण ओलंपिक कमेटी ने लिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अब की बार होने थे लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल इनका टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए फुटबॉलरों की आयु में भी 1 साल की छूट दे दी गई है। दरअसल अभी तक ओलंपिक फुटबॉल में सिर्फ अंडर 23 खिलाड़ी खेलते थे। अब ओलंपिक में 1 जनवरी 1997 या उसके बाद जन्मे फुटबॉलर हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस, कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल? तो ये बनाया गया आपको 5 अप्रैल। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब बनाया गया? ये बनाया गया 5 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने और अपनी अंतरात्मा को सुनकर सही रास्ते पर चलने के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बिल विदर का 30 मार्च 2020 को निधन हो गया था। वह किस देश से हैं? अमेरिका, स्पेन, भारत या इंग्लैंड? तो ये आपके अमेरिका के हैं। ठीक है, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको शामिल कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। इन्हें खास तौर पर लीन ऑन मी और लवली डे नामक गाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने करीब 3 दशक 70 से 90 तक संगीत में लोगों का मनोरंजन किया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। 1 अप्रैल 2020 को टोनी लुइस का निधन हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे क्रिकेट के किस नियम की वजह से प्रसिद्ध थे?
खिलाड़ियों के चयन का नियम, डकवर्थ लुईस नियम, सुपर ओवर नियम या वर्ल्ड कप नियम? तो इनका जो संबंध था डकवर्थ लुईस नियम से था। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जानते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो गया। डकवर्थ लुईस का नियम टोनी लुईस ने अपने साथी फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर बनाया था। इसे 1997 ईस्वी में आईसीसी के समक्ष पेश किया गया और 1999 में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में अपनाया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने बनाया था उनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किए? किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ, UNICEF, ठीक है, के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया। ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो ये किया है ओडिशा के साथ मिलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। यह कार्यक्रम बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत नारा लेखन, ड्राइंग, लघु कथा लेखन, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, यूनिसेफ मुख्यालय कहाँ है? लिख लेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में। ठीक है नहीं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कोविड-19 की वजह से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया? कोरोना की वजह से हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान, लीबिया, मलेशिया या मालदीव? तो ये आपके लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। ये लीबिया के उदारवादी दलों के संगठन के प्रमुख थे जिन्होंने 2011 में लंबे समय तक सत्ता में रहे मोहम्मद अल गद्दाफ़ी, जानते होंगे शायद आप, को हटाने के बाद सरकार का गठन किया था। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसके प्रधानमंत्री का नाम फ़ैयाज़ अल सर्राज है और राजधानी त्रिपोली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष को नर्सों और ANM को समर्पित किया? वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 या वर्ष 2022? तो ये इसी वर्ष को WHO ने किसे समर्पित कर दिया है? नर्सों और ANM को। समर्पित करने का मतलब सीधा वही है कि उनको सम्मानित करने के लिए इस वर्ष को उनके नाम के वर्ष की घोषणा कर दी है, सम्मानित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नर्सों और ANM के योगदान के लिए 2020 को अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया। ANM कौन होते हैं? ये होते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो विलेज लेवल फीमेल हेल्थ वर्कर होते हैं, गांव स्तर के महिला हेल्थ वर्कर्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोला जाता है उन्हें। ठीक है, तो उन्हीं को ये वर्ष उन्हीं के सम्मान में इसको घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई या 7 जून? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया है। आइए देखते हैं। इस दिन वर्ष 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की बात जान लेते हैं। मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। भारतीय मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम, कहाँ के हैं? इथियोपिया देश के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने 5T प्लान बनाया है? मतलब कि एक प्लान बनाया, उसे नाम दिया 5T। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली या पंजाब? तो ये 5T प्लान जो बनाया है कोरोना से निपटने के लिए, दिल्ली द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं है क्या ये। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया हमारा 3।
देखते हैं 5T का मतलब क्या है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है। पहले टी का मतलब है कोरोना का बड़े पैमाने पर टेस्ट। दूसरा टी कोरोना संक्रमितों की ट्रेसिंग। तीसरा टी कोरोना पीड़ितों का ट्रीटमेंट। चौथा टी है आपका कोरोना के खिलाफ टीम वर्क। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इसलिए 5T इसे नाम दिया गया है, जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, डोपिंग की वजह से किन दो देशों के तमाम वेट लिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैन लगा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राज़ील और अमेरिका, थाईलैंड और मलेशिया, इंग्लैंड और जापान, या ग्रीस और फ्रांस। तो ये दो देश हैं आपके, थाईलैंड और मलेशिया। सभी वेट लिफ्टरों पर बैन लगा दिया है। ठीक है, किसके कारण? डोपिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। यह है प्रतिबंध इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने लगाया। ठीक है, थाईलैंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन पर 3 साल और मलेशिया वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा है। दरअसल थाईलैंड के नोवोरुत्तोलक 2018 विश्व चैंपियनशिप में डोपिंग पॉजिटिव पाए गए थे। इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया गया है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूवी प्रवीण राणा, रेखा मेनन, इसको मेनन कर लेंगे, रेखा मेनन, देवजानी घोष, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है यूवी प्रवीण राव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जानते हैं इसके बारे में और क्या जानना? देखो, नेस्कॉम का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 को। क्वेश्चन नंबर 14, नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है। उसका नाम क्या है? चंद्रयान 4, आर्टेमिस मून लैंडिंग मिशन, या नासा सर्च। तो इसका नाम है आपका आर्टेमिस। कहीं कहीं आपको आर्टेमिस भी मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये है क्या, ये जानते हैं इसके बारे में। पहले तो नासा की बात करते हैं ना। जैसे अपने यहाँ की इसरो है स्पेस एजेंसी, उसी प्रकार अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस संबंध में नासा ने राष्ट्रीय अंतरिम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसका नाम है प्लान फॉर सस्टेनेबल लूनर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार यह बेस कैंप अंतरिक्ष में मानव शिविर स्थापित करने का पहला कदम होगा। ठीक है नहीं, ताकि यह मिशन मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन को मदद कर सके। जो वहाँ पे मानव मिशन भेजा जाएगा उसको मदद करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिए अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है? मतलब कि उन्होंने समन्वय स्थापित करने के लिए जो समिति का गठन किया है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ये बताना हमें सीधा। राकेश सिन्हा, डॉक्टर विजय राघवन, अमिताभ कांत, या अरविंद केजरीवाल। तो ये किया गया आपका अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। कौन अमिताभ कांत हैं? ये वही अमिताभ कांत हैं आपके जो आपके नीति आयोग के CEO हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। इस समिति का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है, उन्हें अपने राय मशवरे देने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल
11 अप्रैल 2020 से कितने वक्त के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो ये बढ़ा दिया गया 2 वर्ष के लिए, इम्पोर्टेंट है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जानते हैं और क्या जानना है इसमें। इस बोर्ड का मुख्य कार्य, यानी जो बैंक ब्यूरो बोर्ड है, बैंक ब्यूरो बोर्ड का मुख्य कार्य सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन के लिए सुझाव देना है। सिंपल, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फोबर्स। पहली बात तो सारे ही इम्पोर्टेंट, जितने मैं शामिल कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन सारे ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन बोल रहा हमारा, फोबर्स द्वारा जारी साल 2020 की सूची में दुनिया का सबसे अरबपति व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या मुकेश अंबानी? तो इस व्यक्ति का नाम है जेफ बेजोस। शायद जानते होंगे आप ये कौन है। देखते हैं, ये अमेजन के संस्थापक और सीईओ हैं। फोबर्स ने दुनिया के अरबपतियों की 34वीं वार्षिक सूची जारी की है, जिसका शीर्षक है द रिचेस्ट इन 2020। इस सूची के टॉप 10 अरबपतियों में 8 अमेरिका के हैं। इम्पोर्टेंट, यह तीसरा मौका है जब जेफ बेजोस लगातार तीसरी बार फोबर्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर रहे। उनके पास 113 बिलियन डॉलर यानी 8.47 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, जिनकी कुल संपत्ति 98 बिलियन डॉलर यानी 7.35 लाख करोड़ रुपए है। तीसरे स्थान पर आपके बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। ये लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी LVMH के चेयरमैन और CEO हैं और इनकी संपत्ति 76 बिलियन डॉलर यानी लगभग 5.7 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। किसके द्वारा? फोबर्स के द्वारा। इसी के साथ आगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे तथ्यों को समाधे। वीडियो भले ही थोड़े बड़े हो रहे हैं, बट आई एम नॉट लिविंग सिंगल पॉइंट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टस ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आप देखो, फोबर्स द्वारा जारी 2020 की सूची में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अमिताभ बच्चन। वो तो हो गया विश्व का अरबपति, और ये भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन इसके द्वारा अंकित किया गया है? अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या शिव नादर? तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी। आइए जानते हैं। थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों की सूची में 17वें स्थान पर है। भारत के प्रथम है और दुनिया में कौन से स्थान पर है? वो 17वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट बनते हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? विजडन नामक एक पत्रिका है। विजडन ने वर्ष 2020 का सबसे अच्छा क्रिकेटर, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी को दिया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स या क्रिस गेल? तो ये जो पुरस्कार दिया गया ये आपका बेन स्टोक्स को दिया गया है। कौन बेन स्टोक्स है? वही बेन स्टोक्स हैं जो इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर है। मैंने लिख दिया, जानते हैं। बेन स्टोक्स 2019 की वर्ल्ड कप विजेता टीम इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या जानना। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब पिछले 3 साल से विराट कोहली जीतते आ रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। विजडन ने साल के 5 ऐसे विजेता क्रिकेटरों का भी ऐलान किया जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाए या विकेट लेने के मामले में आगे रहे। उनका भी ऐलान किया गया। इससे अलग पहले कौन है उसमें? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मनर्स लबूसानी, ऑस्ट्रेलियाई महिला ऑलराउंडर एलिस पेरी और सिमोन हार्पर। ये आपके हो गए 1, 2, 3, 4 और 5।
इनकी भी घोषणा की गई। और बाकी उसके बाद हमने क्वेश्चन में तो पुरुष का जाना है, महिला का भी तो पूछ सकते हैं एग्जामिनर, कोई पता नहीं ना, तो वो भी मैंने लिख दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें महिला खिलाड़ी का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को दिया गया। ठीक है, पुरुषों में कौन है? बेन स्टोक्स हैं, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और महिलाओं में कौन है आपकी? एलिस पेरी हैं, जो कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? HRD मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, या इनमें से कोई नहीं? तो इस अभियान की शुरुआत की गई आपकी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। किस अभियान की? भारत पढ़े ऑनलाइन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इस अभियान के अंतर्गत उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शिक्षा के समय आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सीधे सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, इस अभियान के तहत। फिर जब बात है HRD मिनिस्ट्री है तो जान लेती ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? ये है आपके रमेश पोखरियाल। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। किस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या पुडुचेरी? तो ऑपरेशन शील्ड नामक अभियान की शुरुआत भी आपकी दिल्ली में ही की गई थी, जहाँ पे 5 टीके की गई थी। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो गया। देखते हैं शील्ड का क्या मतलब है। देखो भाई, SIELD मतलब कि हर वर्ण का अपने आप में एक अलग शब्द अर्थ है। एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया होम क्वारंटीन, मतलब कि सीलिंग ऑफ एरिया होम क्वारंटीन, जो होम क्वारंटीन होता है उसके आसपास का एरिया सील कर देना। आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर देना। ठीक है। ई का मतलब है असेंशियल सर्विसेज इंस्टॉल्ड। एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन। और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे, मतलब कि डोर टू डोर जाकर सर्वे करना इसके लिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। किस देश की केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान? तो ये आपके खरीदे हैं चीन की जो केंद्रीय बैंक है उसने खरीदे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जानते हैं। इसी के साथ चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 1.01% हो गई है, जो पहले 0.80% थी। यानी कि पहले भी इस केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए हैं, और अब जो फिर खरीदे हैं उसी के साथ उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 1.01% हो गई। ठीक है। हाल ही के वर्षों में चीन ने पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सहित एशियाई देशों में भारी निवेश किया है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। RBI के किस पूर्व गवर्नर को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिविया के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर सुब्बा राव या डॉक्टर विमल जलान? तो हमें बताना कि इनमें से किसे शामिल किया गया है। तो ये हैं आपके डॉक्टर रघुराम राजन। किधर जा रहे हैं भैया आप? डॉक्टर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? IMF की प्रमुख जो हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, उनके एक बाहरी सलाहकार समूह बनाया गया है। उन्हें बाहर की सलाह देने के लिए उस समूह में इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है नहीं, जान लेते हैं और क्या जानना देखते हैं अभी। देखो, इसके साथ साथ 11 अन्य अर्थशास्त्रियों को बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है।
ठीक है, इनके साथ साथ 11 और सदस्य बनी हैं। ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों सहित दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देंगे। सिंपल, ठीक है नी, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की खाली स्थानवी वर्षगांठ बनाई गई। तो हमें बताना आपकी बार जो वर्षगांठ बनाई गई थी कौन से नंबर की थी। इम्पोर्टेंट है और सिंपल है, नो प्रॉब्लम। 100वीं, 101वीं, 102वीं या 103वीं। तो ये जो वर्षगांठ बनाई गई थी आपकी 101वीं थी। 101वीं क्यों थी भाई? देखो आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये होता आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 2019 में कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। जब 2019 में 100 साल हो गए तो अब की बार कितने साल हो गए? 1 साल और बढ़ गया, नहीं 101वां साल, ठीक है नहीं। इसी के साथ आगे आते हैं हम। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून इस स्मारक पर गए थे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस पार्क में होता, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देश की सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर कंपनी प्रसार भारती ने हाल ही में एक नया चैनल शुरू किया है। इसका क्या नाम है? प्रसार टीवी, DD रेट्रो, भारती न्यूज या इनमें से कोई नहीं। तो इस नए चैनल का नाम है DD रेट्रो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ देखते हैं और क्या जानना है। यह चैनल लॉकडाउन में लोगों को पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम दिखाने एवं घरों में रखने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रसार भारती के CEO इनका नाम है शशि शेखर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जान लेते हैं क्या जानना है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका ने भारत को किन 2 तरह की मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, टॉर्पीडो लाइटवेट और हार्पून एयर लॉन्च या मिशन शक्ति। तो हाल ही में जो बिक्री की मंजूरी मिली है उन 2 मिसाइलों में से एक का नाम है टॉर्पीडो लाइटवेट और दूसरी का नाम है हार्पून एयर लॉन्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए इनके बारे में और क्या जानना है। हार्पून की लागत 92 मिलियन और टॉर्पीडो की लागत $63 मिलियन है। हल्के टॉर्पीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों में किया जाएगा। वहीं टॉर्पीडो पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे या ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है। सिंपल, ये तो बात होगी किसकी? टॉर्पीडो की। टॉर्पीडो में भी हल्के वाले टॉर्पीडो और टॉर्पीडो की। फिर आगे हार्पून की बात करते हैं। हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज़ पर हमला करने के लिए किया जाता है। सिंपल, ठीक है। तो हाल ही में इनकी बिक्री को मंजूरी दे दी है, भारत को आने वाले टाइम में सौंप दिया जाएगा इन्हें। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर में कितना वक्त बिता चुके विदेशी नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है? 3 साल, 1 साल, 6 माह या 2 साल? तो ये जो 2 साल का समय बिता चुके हैं उन्हें रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। उन्हें कि नहीं जानते हैं, ये देखो, यह उन कैदियों को रिहा करने का आदेश है जिनको विदेशी घोषित किया जा चुका था और जो 2 साल या उससे अधिक समय से असम के डिटेंशन सेंटर में बंद थे। उन्हें विदेशी घोषित कर दिए तो डिटेंशन सेंटर में ही अपना टाइम काट रहे थे। पहले उनको 3 साल काटने थे, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन 3 साल की समय सीमा को घटाकर 2 साल कर दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल?
तो B.R. अम्बेडकर साहब की जो जयंती बनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आइए इसके बारे में हमें और क्या जानना है, क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या तथ्य हमें जानने हैं। इनका जन्म यानी B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 तथा निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये भारतीय संविधान मसौदा समिति के चेयरमैन थे, इसी वजह से इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ ये देश के पहले कानून मंत्री भी थे। इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1990 में अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब ये है, यू कांट लीव सिंगल वर्ड फ्रॉम ऑल दीज गिवन लाइन्स। इन दी गई सभी लाइनों में से हम एक शब्द भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट के साथ साथ में जो कुछ पुरानी बातें हैं वो भी तो जुड़ी रहती हैं ना, तो यही नहीं होता कि करंट ही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 28 क्वेश्चन किए हैं और ये हमारी अप्रैल माह की दूसरी वीडियो है। ठीक है, इसके बाद अप्रैल माह की 1-2 वीडियो जो भी और बनेंगी जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। सिंपल आप पढ़ते रहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं सारे शामिल कर लिए जाते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 वीडियो में आए या 3 वीडियो में आए। तो इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जल्दी ही आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।